तो एनआईएसएम का जो वीए सीरीज है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेट एग्जाम, ठीक है, ये जनवरी 23 को इसका रिवाइज हुआ है ना, ये 23 जनवरी 2025 को, ठीक है। और नेक्स्ट जो रिवीजन हुआ है, एक इंग्लिश में हुआ है और एक हिंदी में। जो सिलेबस जो इसका है थोड़ा बहुत चेंज होता है, वो हुआ है मार्च 2025 को, ठीक है। और ये इसका एग्जाम का क्राइटेरिया क्या है, किसको देना चाहिए, ये सब चीजें मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। जैसा एग्जाम के नाम से ही आपको लग रहा होगा, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि जो म्यूचुअल फंड लोगों को सेल करते हैं, ठीक है, उनको ये पास करना सबसे जरूरी है, ठीक है। इसका क्राइटेरिया क्या है? मिनिमम नॉलेज, कॉमन मिनिमम नॉलेज बेंचमार्क फॉर ऑल पर्सन इन्वॉल्व इन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग म्यूचुअल फंड इंक्लूडिंग इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, एम्प्लॉय ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइज यानी कि किसी भी कंपनी का में जो एम्प्लॉय है जो सेल और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं म्यूचुअल फंड का, उनके लिए। एम्प्लॉय ऑफ असेट्स मैनेजमेंट कंपनी, वो भी स्पेशल पर्सन जो कि सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। एग्जाम का ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, म्यूचुअल फंड का रोल और स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम क्या है उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। हाउ म्यूचुअल फंड आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन मार्केट प्लेस, ठीक है। इसमें लीगल, अकाउंटिंग, वैल्यूएशन, टैक्सेशन, ये सब प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में आपको जानकारी डिटेल में होनी चाहिए। एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है? एग्जाम को कंडक्ट कराता है एनआईएसएम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। ये एग्जाम को कंडक्ट कराते हैं। अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो पहले आपको यहाँ पे प्रोफाइल बनानी पड़ेगी अपना, जिसमें नाम, एड्रेस, ठीक है, एक पैन कार्ड नंबर लगेगा आपका। और वो प्रोफाइल में आप जितने भी उन्होंने डिटेल मांगी है उसको अगर आप फुलफिल करते हैं तो 24 घंटे के अंदर आपकी प्रोफाइल अप्रूव हो जाती है। जिनका बना हुआ है उनके लिए ठीक है, जो बेसिक से जानना चाहते हैं उनके लिए बता दूं फिर से कि आपको पैन कार्ड नंबर कंपलसरी लगता है, ठीक है। विद इन 24 आवर, यानी कि वर्किंग डेज, मंडे टू फ्राइडे के बीच में अगर 24 घंटे के अंदर आपकी प्रोफाइल अप्रूव हो जाती है, ठीक है, उसमें आपका फोटो, सिग्नेचर, पैन कार्ड की कॉपी और कोई भी एक आईडी कार्ड जिसको आप एग्जाम के टाइम पे आ, दिखा सके, वो आपको आइडेंटिटी कार्ड वहां पे लगाना है, ठीक है। एग्जाम की जो फीस है जो एनआईएसएम लेता है वो 1500 रुपए है, प्लस जीएसटी जो भी लगता है। एग्जाम 2 आवर्स का होता है, 120 मिनट्स। क्वेश्चंस आते हैं 100 क्वेश्चंस मैक्सिमम, मार्क्स होते हैं 100। पासिंग मार्क होता है इसका 50, ठीक है। सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी होती है वो 3 इयर्स की होती है। अगर आपका 8 दिन से ज्यादा हुआ, अप्रूव नहीं हुआ, तो उन्होंने कुछ ना कुछ डिक्लाइन किया होगा और उसमें रीजन लिखा होगा। कृपया आप अपना मेल बॉक्स को एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर उन्होंने कुछ ना कुछ क्राइटेरिया डाल के उसको डिक्लाइन भी किया होगा तो उसको आप फुलफिल करेंगे ना तो वापस से वो 24 आवर में ना अप्रूव हो जाता है, ठीक है। देखिए ये एग्जाम बहुत ही इजी है, बहुत इजी है, लेकिन किसके लिए? जो फिनेंशियल सेक्टर से प्यार करते हैं, जिनको फाइनेंस सीखने में बहुत इंटरेस्ट है, ठीक है, जो फाइनेंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, शेयर मार्केट से जुड़े रहना चाहते हैं, ठीक है। और ये उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है जो अपना खुद का इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, यानी कि हम कहीं नौकरी नहीं करना चाहते। हम यहाँ से इस एग्जाम को पास करके अपना एक ए आर एन नंबर मिलता है, ARN नंबर। वो नंबर से हम अपने म्यूचुअल फंड को सेल करेंगे और उसमें से जो हमको कमीशन आएगी, ठीक है। हाँ, जो वहां से जो कमीशन आती है वो आपकी इनकम होती है, और इसमें भी अच्छी खासी इनकम जनरेट हो जाती है, ठीक है। डिसेबल, ओके, ठीक है, ठीक है। तो ये एग्जाम उनके लिए है, ठीक है, जिनको म्यूचुअल फंड सेल करना है, डिस्ट्रीब्यूटर हो या तो सेल्स में हो, उनके लिए, या खुद का आपका बिजनेस करना चाहते हो,
ठीक है, खुद का म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं उनके लिए एग्जाम परफेक्ट है, परफेक्ट एग्जाम। और नॉलेज की बात करें तो देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एक सेकेंड इसको खोल ये इसकी फाइल खोल रहा हूँ। यस। तो ये इसकी वर्कबुक है जिसको मैंने आप सभी से शेयर किया था। ठीक है, इस एग्जाम को अगर आप नॉलेज के लिए, नॉलेज प्लस नॉलेज के साथ साथ आप अपनी इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, नॉलेज जिसको होगा वही इंसान फाइनेंस के सेक्टर में पैसे भी कमा सकता है। लेकिन आप सोचेंगे केवल इस एग्जाम को मैं पास कर लूं, कैसे भी करके कहीं से शॉर्ट नोट्स या कुछ भी जुगाड़ पानी करके कैसे भी 50 नंबर आ जाए, तो आप सर्टिफिकेट तो पास कर लेंगे, लेकिन आपको नॉलेज नहीं होगा तो आप क्लाइंट को कन्विंस नहीं कर सकते, उनको सेल करेंगे तो कैसे करेंगे जब आपको खुद ही नॉलेज नहीं हो? कैसे कन्विंस करेंगे कि अगर मैं क्लाइंट हूं, मैं आपसे म्यूचुअल फंड लेना चाहता हूं, लेकिन अगर आपका नॉलेज नहीं है या मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे उनके जवाब आपके पास नहीं है, तो मैं कैसे ले सकता हूँ? ठीक है, तो नॉलेज पहला क्राइटेरिया होना चाहिए कोई भी सर्टिफिकेट एग्जाम या कोई भी एग्जाम लाइफ में अगर हम देना चाहते हैं तो। ठीक है, तो नॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए, इसके बाद पैसे तो आते हैं। जैसे हेल्थ सेक्टर में हम देखते हैं डॉक्टर कितना पढ़ा लिखा है, एमबीबीएस है, एमडी है, एमडी से ऊपर डीएम है। ठीक है, उनका एक्सपीरियंस कितना है, कितने एक्सपीरियंस है वो इस फील्ड में है, डॉक्टर कितने दिनों से हैं, 20 साल। जितने पुराने डॉक्टर्स होते हैं उनको उतना ज्यादा हम प्रेफरेंस देते हैं खुद के ट्रीटमेंट के लिए, फैमिली के ट्रीटमेंट्स के लिए। वैसे ही ये फाइनेंस सेक्टर है, जितना आपका एक्सपीरियंस होगा, जितना आपका नॉलेज होगा, आपको उतनी रिस्पेक्ट मिलेगी, लोग आपके पास आएंगे। ठीक है, तो देखिए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का ये वर्कबुक मैंने आपसे शेयर किया था। सभी को मैंने ये कहा था कि प्लीज चैप्टर 1 to 4 को अच्छे से कर लीजिएगा। ये मेरे पास जो है ये 2023 का सीरीज है। ठीक है, इसको मैं लेटेस्ट वाला आप लोगों को शेयर किया हूँ। ठीक है, ज्यादा कुछ चेंजेस हुए नहीं है, थोड़े बहुत जो लीगल पॉइंट होते हैं वो चेंज हुए हैं इसमें। यानी कि लीगैलिटी जो चेंज होती है या सेबी के द्वारा कुछ नई चीजें आती है ना, उसको वो लोग हर साल ऐड करते हैं। तो मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव इसका बता दिया है। हाँ, मैं ग्रुप में डाल चुका हूँ, ग्रुप में एक बार और डाल दूंगा, जो लेटेस्ट वाला है उसको मैं डाल दूंगा। ठीक है, ये ये एग्जाम आप अगर चाहें तो, अगर आप फाइनेंस के फील्ड में है तो अगर मैं शॉर्ट नोट्स में भी आपको पढ़ाऊंगा तो आप क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉलेज वाइज, अगर नॉलेज को गेन करते हुए अगर एग्जाम पास करना चाहते हैं तो आप चैप्टर वाइज पढ़ते जाइए, चैप्टर 1 2 3 4 स्लोली स्लोली पढ़ते जाइए। आपको कोई भी एमसीक्यू या कोई भी नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इजीली एग्जाम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, कोई नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल आपको ये बुक को रीड करना है, जो चैप्टर 1 से चैप्टर 12। ठीक है, चैप्टर 12 तक आपको केवल रीड करना है। क्योंकि हम में से मैक्सिमम लोग बहुत जगह जॉब भी करते हैं, अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, इसलिए टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए मैं इसके शॉर्ट नोट्स आप लोगों से प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, हिंदी में भी है, मैं हिंदी का भी शेयर कर दूंगा आप लोगों से। हिंदी में भी ये बुक अवेलेबल है। अगर आप खुद से भी अगर डाउनलोड करना चाहें तो एनआईएसएम की वेबसाइट में जाके आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है,
अब देखिए इस एग्जाम को पास करने के लिए अपना सबसे बड़ा स्ट्रेटजी क्या है। कोई भी एग्जाम पास करना होता है तो पहले अपने को क्या करना होता है, कैसे करोगे, बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कैसे कैसे पास करोगे। ठीक है, आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी है ये मैं आप लोगों से शेयर करता हूं। पहला, चैप्टर 1 टू चैप्टर 4 एक बार रीड कर लीजिए, बस चैप्टर 1 टू चैप्टर 4, चैप्टर 1 टू चैप्टर 4 एक बार रीड करना है। ठीक है, उसके बाद जो चैप्टर वेटेज वाइज इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अकॉर्डिंग वेटेज वाइज, उसको अपने को अच्छे से रीड करना है। यस, हिंदी में भी होता है एग्जाम, हिंदी में भी होता है, म्यूचुअल फंड का जो एग्जाम है वो हिंदी में भी होता है। इसकी रिकॉर्डिंग क्लासेस भी मिलेगी। 3 क्लासेस में अपन चैप्टर 12 तक पूरा पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको एक एक चीजें समझाऊंगा अच्छे से। ठीक है, एक एक लाइन समझाऊंगा, जो चीज आपको समझ में नहीं आएगी वो चीजें मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन अगर आपको एक अटेम्प्ट में पास करना है, क्योंकि एग्जाम की फीस 1500 रुपए है, बहुत हाई फीस होती है, 1500 कोई ऐसा नहीं है कि सभी के लिए वो एफोर्डेबल हो। तो अगर आपको एक बार में ये एग्जाम क्लियर करना है तो चैप्टर 1 टू चैप्टर 4 को अच्छे से पढ़ लीजिए, चैप्टर 1 टू चैप्टर 4 अच्छे से रीड कर लीजिए। ठीक है, 4 चैप्टर है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसके बाद जो जिस चैप्टर में वेटेज ज्यादा है, जैसे चैप्टर 10, चैप्टर 15, चैप्टर 9, ठीक है, और चैप्टर 12, ठीक है, 5, 9 और 12, इन 3 चैप्टर्स को पढ़ना है। बाकी के नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। इस बार आपके अच्छे नंबर आएंगे, केवल मेरी स्ट्रेटजी फॉलो करिए। ठीक है, हम में से मैक्सिमम लोग क्या होता है कि 2 आवर्स का एग्जाम होता है और हम 1 आवर्स में या 1 डेढ़ घंटे में एग्जाम से निकल आते हैं। ठीक है, हम में से मैक्सिमम लोग स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करते हैं। पहले अपन स्टडी करेंगे, उसके बाद मैं आपको एग्जाम जिस दिन भी हुआ, आप मुझे कॉल करिएगा या व्हाट्सअप करिएगा, मैं आपसे कॉल में बात करूंगा, मैं आपको डिटेल समझा दूंगा एग्जाम में 2 घंटे बैठना है और उन 2 आवर्स में करना क्या है आपको। मैक्सिमम लोगों के एग्जाम मैंने इसी फंडे में निकाल दिए। मैंने कुछ लोगों को 3 दिन भी पढ़ाया है, लेकिन उन्होंने भी मेहनत की है। मैंने अगर बताया है कि ये चैप्टर्स आपको पढ़ना है तो उन्होंने 3 दिन में वो चैप्टर्स कंप्लीट किए। उसके बाद मैंने कुछ स्टूडेंट्स को 3 आवर्स की भी स्टडी में एग्जाम को पास कराया है, 3 आवर्स ओनली, 3 घंटे की स्टडी में एग्जाम पास कराया है। आप लोग ये समझिए कि इस एग्जाम में 50 नंबर्स लाने हैं और इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, अगर आप बिना पढ़े भी जाएंगे तो आपके 40-45 नंबर ऐसे ही आ जाते हैं, 40 नंबर ऐसे ही आ जाते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड में। ठीक है, कोई डिफिकल्टी नहीं जाती है। आपका कल एग्जाम है, आप मुझसे क्लास के बाद बात करिएगा। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। अगर आपका कल एग्जाम है तो चैप्टर 9 और 12 को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो देखिए अभी अपन बात करते हैं कि अपने को चैप्टर 1 टू 4 को अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा बाकी की जो जो चैप्टर है, उसके अलावा मैंने बोला 5, 9 और 12, इसको अपन को डिटेल में पढ़ना है, चैप्टर 5, चैप्टर 9 और चैप्टर 12। और रही बात, इसके अलावा पूरा मैं चैप्टर 1 टू चैप्टर 12 आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, शॉर्ट नोट्स, उसको अगर आप रीड करके भी चले गए तो आपका एग्जाम एक बार में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, चैप्टर 1 टू चैप्टर 4 अच्छे से रीड करना है। उसके अलावा चैप्टर 5, 9 और 12, ये 7 चैप्टर आपको अच्छे से रीड करना है। और मैं गारंटी देता हूं आपके कम से कम 65 नंबर, 65 प्लस नंबर आएंगे। 65 नंबर से ज्यादा आप एग्जाम में स्कोर करेंगे अगर आप मेरी बातों को अच्छे से फॉलो करते हो तो। ठीक है, एग्जाम आप चाहे तो पहली चीज, और भी एक चीज बता रहा हूं, 65 से ज्यादा नंबर आएंगे। जितने भी स्टूडेंट एग्जाम देने के लिए तैयार हैं तो कृपया मार्च के लास्ट वीक का
या तो अप्रैल के फर्स्ट वीक का स्लॉट एनआईएसएम की साइट में जाएं और एग्जाम का स्लॉट बुक कर लीजिए। सबसे जरूरी होता है एग्जाम देने के लिए, एग्जाम का स्लॉट बुक करिए। अपने आप को मेंटल प्रिपेयर करिए दिमाग से कि हमको ये एग्जाम इस महीने के आखिरी तारीख तक या अप्रैल महीने के पहले हफ्ते तक क्लियर करना है। लाइफ में इससे भी बड़े बड़े एग्जाम आपको आने वाले टाइम में देना है, ये छोटे से एग्जाम में अपना टाइम स्पेंड मत करिए। ठीक है, कि इस महीने दूंगा कि अगले महीने दूंगा कि उसके अगले महीने दूंगा। पास करना है, आगे बढ़ना है, टाइम स्लॉट बुक करिए, मेंटल प्रिपेयर रहिए, जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूं उसको फॉलो करिए, आपका एग्जाम इजीली क्लियर हो जाएगा सर। मैं एक एक स्टूडेंट के साथ हूं, आप लोगों के साथ उतना ही मैं भी आप लोगों को के साथ मेहनत करता हूं जितना आप लोग मेहनत करेंगे। लेकिन केवल आप सोचेंगे कि मैं नोट्स पढ़ के पास हो जाऊं, वो भी पॉसिबल है, लेकिन नोट्स के वर्ड तो समझ में आने चाहिए। नोट्स में लिखा क्या है ये चीजें समझ में आएगी तब तो आप पास कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपको 80 से ऊपर नंबर लाने हैं इस एग्जाम में, 80 से ऊपर, 80 एबव, ये भी पॉसिबल है, 80 प्लस। ठीक है, आपको ये पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, एक एक लाइन, 80 प्लस आएगा आपका, प्लस मेरे नोट्स और एमसीक्यू जो मैं दूंगा उसको आप पढ़ लीजिएगा, आपका 80 से ऊपर आएगा। मैं आपको बता दूं, एनआईएसएम का मैं इक्विटी डेरिवेटिव का भी क्लासेस लेता हूं। ठीक है, एनआईएसएम 8 सीरीज जिसको कहते हैं, उसमें मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं उनके 70 से ऊपर ही आते हैं। और आप जाके देखिएगा इक्विटी डेरिवेटिव का डिफिकल्टी लेवल कितना है, तो इसमें तो 80 आप इजीली ला सकते हैं। ठीक है, अगर आप फिनेंस फिनेंस फील्ड से हैं तो और ज्यादा आसानी से आप 75 स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, 75 से ज्यादा। ओके, तो आज मैंने आपको वेटेज बता दिया कि चैप्टर वाइज वेटेज किसका कितना ज्यादा है। चैप्टर 1 to 4 आपको रीड करना है, चैप्टर 5, 9 और 12। हाँ, अगर मेरे को आप लोगों में से जितने स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं आपको चैप्टर वाइज डिटेल में भी म्यूचुअल फंड की क्लास लेने को तैयार हूं। लेकिन वो 3 दिन के क्लास में पॉसिबल नहीं है कि पूरे 12 चैप्टर कंप्लीट करना। लेकिन जितने स्टूडेंट में से अगर आप लोग मुझे अगर व्हाट्सएप में पर्सनली भेज देंगे कि मुझे डिटेल में भी पढ़ना है, तो मैं आपको डिटेल में भी चैप्टर 1 to 12 पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसमें टाइम फ्रेम ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो उसके लिए मुझे बता दीजिएगा। बाकी अब मैं आपको बताता हूँ इसके जो नोट्स हैं उसको कैसे पढ़ना है। तो अपन चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, इसमें देखता हूँ मैंने एक नोट्स थोड़ा सा बनाया था, डाउनलोड कॉपी, इसको भी मैं आप लोगों के साथ अभी क्लास के बाद शेयर कर दूंगा। ठीक है, नोट्स जो जो है मेरा, कोई बहुत बड़ा नोट्स नहीं है, आप लोग भी चाहें तो खुद से भी बना सकते हैं इस टाइप के नोट्स। ये आप लोगों को दिख रहा है? सॉरी, नहीं दिख रहा होगा, एक मिनट। अब शायद स्क्रीन क्लियर दिख रही होगी। चैप्टर 1। ठीक है, ये चैप्टर 1 दिख रहा है आप लोगों को? यस, ये मैं आप लोगों से क्लास के बाद शेयर कर दूंगा। मैंने चैप्टर 1 से चैप्टर 4 के ये जो शॉर्टकट है इसको मैंने बना के रखा है। तो चैप्टर 1 में क्या है, पहला होता है इन्वेस्टर और फिनेंशियल गोल। इन्वेस्टर कौन होता है? इन्वेस्टर वो होता है जिनके पास सेविंग मनी बहुत सारी पड़ी है। ठीक है, इन्वेस्टर के पास क्या होता है, सेविंग मनी होती है। उसको वो क्या करते हैं, अपने फिनेंशियल गोल के लिए वो
किसी ना किसी सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, तो पहला होता है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको वैकेशन में जाना है, गैजेट खरीदना है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म वाले क्या होते हैं, उनका गोल शॉर्ट टर्म होता है। मीडियम टर्म, मीडियम टर्म के इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, जिनको कार बाय करनी है या हायर एजुकेशन में पैसे लगाने हैं, फीस पेड करनी है अपनी हायर एजुकेशन की। तो शॉर्ट टर्म वाले क्या होते हैं कि हमने आज पैसे इन्वेस्टमेंट किए, 4 महीने बाद जो भी हमको रिटर्न मिला उससे या तो हम कहीं वैकेशन में चले गए या कोई गैजेट खरीद लिया, आईफोन खरीद लिया। ठीक है, इमरजेंसी फंड, वो भी है कि शॉर्ट टर्म वाले अपना गोल छोटा इसलिए रखते हैं कि हमें अगर आने वाले 3 महीने बाद किसी पैसे की जरूरत है तो हमने इमरजेंसी फंड में उसको डाल दिया, जो रिटर्न आए वो ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है। मीडियम टर्म, आपको कार खरीदनी है, आपने 3 साल 4 साल 5 साल का एसआईपी ले लिया म्यूचुअल फंड का। ठीक है, या हायर एजुकेशन में जाना है तो आपने पर मंथ 2500 जो भी आपका है उसका या तो आपने एसआईपी ले लिया या स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया या डेब्ट की सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो जो रिटर्न आए आपने उससे आपने कार खरीद लिया या एजुकेशन में खर्चा कर दिया। लॉन्ग टर्म होता है रिटायरमेंट या वेल्थ क्रिएशन। आप जॉब में हैं, आपको लगता है कि आपको रिटायरमेंट के बाद पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो आप हर महीने 10,000 या जो भी एक अमाउंट है उसको आप किसी ना किसी फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं। जब रिटायरमेंट होगा तो आपको एक लमसम अमाउंट मिलेगा, उसको लॉन्ग टर्म गोल बोलते हैं। फिर इन्वेस्टर का क्या होता है, इन्वेस्टर शुड इवेल्युएट रिस्क एपिटाइट। ठीक है, रिस्क एपिटाइट का क्या मतलब होता है, आपकी एबिलिटी कितनी है, आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं। ठीक है, मेरी एबिलिटी कम है, मेरा रिस्क टेकिंग पोजीशन ज्यादा नहीं है, तो मैं इक्विटी मार्केट या शेयर मार्केट में क्यों जाऊंगा। मेरे मेरे को हायर रिस्क अगर मेरे को लेना है, रिस्क मेरे को हाई लेना है तो मेरा रिटर्न भी हाई होगा। अगर मेरे को रिस्क नहीं लेना है तो मेरा रिटर्न भी लो रहेगा। बोलते हैं ना, हायर रिस्क हायर रिटर्न। लोअर रिस्क, जिसमें रिस्क लो होता है उसमें पैसे भी उतने नहीं बनते हैं, लेकिन लो रिस्क वाले फंड में आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो सेफ होता है। ठीक है, फिर इन्वेस्टमेंट का हॉरिजन क्या है, ड्यूरेशन, आपने कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट किया। शॉर्ट टर्म, 1 साल से 1 साल या 1 साल से ऊपर के लिए, या तो आप 20 साल 30 30 साल 40 साल के लिए भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे पेंशन फंड होता है। ठीक है, आपका जो ईपीएफ पीएफ जो होता है पैसा, रिटर्न, आपको ग्रोथ चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए कि रेगुलर इनकम चाहिए। बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि हमारा पैसा इन्वेस्ट इन्वेस्ट रहे लेकिन हमको मंथली या ईयरली रिटर्न मिलते रहे। ग्रोथ यानी किसी को चाहिए हायर ग्रोथ चाहिए, किसी को ठीक है लो ग्रोथ रहे लेकिन स्टेबिलिटी बने रहे। ठीक है, सेविंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सेकंड है सेविंग। सेविंग कैसे होती है, बैंक डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट कर लिया अपन ने, एफडी कर लिया, तो उसमें जो रिटर्न मिल रहा है मान लीजिए 7%, वो हमारा सेविंग हो गया। इन्वेस्टमेंट क्या है, स्टॉक में शेयर्स खरीद लिए। कोविड के बाद बहुत सारे लोगों ने शेयर मार्केट को एक इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा हब बना लिया, रिटेलर्स ने। इंडिया में बहुत ज्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टर कोविड के बाद ही आए हैं। तो स्टॉक इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा जरिया है। म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, जमीन खरीद लिया आपने कि आने वाले समय में जब भी उसमें ग्रोथ दिखेगी हम उसको बेच देंगे। म्यूचुअल फंड क्या होता है, स्टॉक्स का जो एक पूल इन्वेस्टमेंट होता है उसी को तो म्यूचुअल फंड बोलते हैं। म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर होता है। ठीक है, वो क्या करते हैं, एक स्टॉक की लिस्ट होती है जिसमें 10 12
स्टॉक्स होते हैं, उसमें वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, होता तो इनडायरेक्टली वो स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट होता है, या इनडायरेक्टली वो डेप्ट में भी इन्वेस्टमेंट होता है। डेप्ट भी एक सिक्योरिटी है। ठीक है, डेप्ट में क्या होता है, रिटर्न आपका फिक्स रहता है कि आपको जितना बोला गया उतना रिटर्न आपको फिक्स मिलेगा। जैसे डेप्ट सिक्योरिटीज अपन लेते हैं, तो उसमें जो रिटर्न लिखा रहता है कि आपको साल में 7.5%, 10%, 9%, ये जो रिटर्न लिखा रहता है उतना आपके अमाउंट के अनुसार आपको रिटर्न हर साल मिलता रहेगा। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड डेप्ट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक में भी करते हैं, गोल्ड में भी करते हैं। ठीक है, तो इसको अभी आने वाले क्लासेस में अपन और डिटेल में देखेंगे। अब असेट्स क्लास होते हैं। इक्विटी क्या होता है, हायर रिस्क हायर रिटर्न। इक्विटी क्या होता है, आपका रिस्क हाई है, रिटर्न भी हाई है, और आपको ऑनरशिप इन कंपनी, कंपनी का शेयर मिलता है, यानी कि उसका एक पार्ट मिल रहा है, यानी कि आप भी कंपनी के ऑनरशिप हो, कंपनी की ऑनरशिप मिलती है। फिर होता है डेब्ट, इसमें रिस्क मॉडरेट रहता है। स्टडी इनकम होती है, बॉन्ड, फिक्स डिपॉजिट। स्टडी यानी कि आपको जो भी कूपन या फिक्स रेट बताया गया है उतना ही रिटर्न मिलेगा। गोल्ड एंड सिल्वर, हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं लोग। लॉन्ग टर्म में एप्रिसिएशन मिलता है गोल्ड में और सिल्वर के। कभी चार्ट देखिएगा, बहुत लंबे समय के लिए आप रखेंगे तभी आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। फिर होता है रियल एस्टेट, ये होता है टेंजिबल असेट्स। पोटेंशियल फॉर कैपिटल गेन, इसमें कैपिटल गेन बहुत अच्छा मिलता है। फिर होता है अल्टरनेटिव, जैसे हेज फंड, कमोडिटीज, ये अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में आते हैं। अब इन्वेस्टमेंट तो आपने कर लिया, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको रिस्क भी तो देखना पड़ेगा कि मैं इन्वेस्टमेंट तो कर रहा हूं, लेकिन रिस्क कितना है। रिस्क है तो वहां रिटर्न है, और हायर रिटर्न है, जितना ज्यादा हाई रिटर्न है उतना ज्यादा रिस्क है। तो पहला होता है मार्केट रिस्क। प्राइस फ्लक्चुएट होता है ना, अचानक से कोई भी शेयर गिर गया, धड़ाम से नीचे गिर गया, या अचानक से बहुत ऊपर चल भी जाते हैं। ठीक है, फ्लक्चुएट होते रहते हैं एक्सटर्नल फैक्टर से। जैसे अभी यूएस का प्रेशर चल रहा है, यूएसए का टैरिफ लगा रहे हैं, है ना। अभी क्या चल रहा है, टैरिफ वॉर चल रहा है, तो आप देखोगे मार्केट स्टेबल नहीं है, फ्लक्चुएट हो रहा है। वॉर, जैसे रसिया और यूक्रेन की वॉर हुई थी, तब भी फैक्टर था। कोविड आया, वो भी एक फैक्टर था, मार्केट गिरा। ये होता है मार्केट रिस्क। फिर होता है क्रेडिट, जैसे बॉन्ड या डेब्ट है, इसमें आपको रिटर्न देना था मान लीजिए 9%, लेकिन क्या हुआ, कंपनी ने बॉन्ड और डेब्ट सिक्योरिटी में डिफॉल्ट कर दिया। वो आपको आपका इंटरेस्ट या कूपन रेट जो होता है वो आपको नहीं दे पाए, इवन कि आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी आपका रिटर्न नहीं कर पाए। तो उसे कहते हैं क्रेडिट रिस्क, कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस कूपन जो होता है, जिसको इंटरेस्ट रेट भी बोलते हैं, ये दोनों कंपनी नहीं दे पाई और उसने डिफॉल्ट कर दिया, तो वो होता है क्रेडिट रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है, आपने कोई भी इंस्ट्रूमेंट खरीदा, ठीक है, कुछ अगर समझ नहीं आएगा तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा। ऐसा ये मत सोचिएगा कि हमको नहीं आ रहा है तो यानी कि सबको आ रहा है तो हम नहीं पूछेंगे, ऐसा नहीं। जो चीज समझना है पूछते जाइएगा। लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है कि आपने बाय तो किया, कोई भी स्टॉक, रियल एस्टेट, कुछ भी आपने बाय तो कर लिया, उसको सेल नहीं कर पा रहे हो आप। क्यों? क्योंकि मार्केट में सेलर उपलब्ध नहीं है, या उतने सेलर्स नहीं है कि आप जिस जिस रेट में बेचना चाहते हो उस रेट में बिके। जिस स्टॉक में या जिस भी इंस्ट्रूमेंट में लिक्विडिटी नहीं होती है, जैसे 100 रुपया चल रहा है, अगर लिक्विडिटी नहीं है तो आपको हो सकता है उसको 98 में बेचना पड़े, तो दो दो रुपया आपका जो डिफरेंस पड़ा वो 100 - 98, तो 2 रुपए का आपको लॉस हो गया लिक्विडिटी रिस्क के कारण। ठीक है, सेलर ये अवेलेबल नहीं है, या सेलर बोल रहा है मेरे को 98 में बेचो आप, तो वो लिक्विडिटी रिस्क हो गई। ठीक है,
आप रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी खरीद लिए हैं, आपको इमरजेंसी पैसे की जरूरत है, तो आप उसको सेल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बायर अवेलेबल ही नहीं है, है ना। फिर इन्फ्लेशन रिस्क होता है। उससे क्या होता है, आपका जो रिटर्न है, मान लो आप किसी भी इक्विटी या कहीं भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है, आपको रिटर्न 9% मिल रहा है, लेकिन महंगाई दर जो इन्फ्लेशन है वो 10% है, तो आपको तो माइनस में रिटर्न मिला ना। आपने 100 रुपए इन्वेस्टमेंट किया, 100 रुपीज, ठीक है, आपको ईयरली 9% रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, तो कितना हुआ, 109 रुपए मिला एक साल बाद, लेकिन महंगाई दर 10% है, तो जो चीज 100 रुपए में आज मिल रही है वो अगले साल 110 रुपए में मिलेगी, ठीक है, और आपको रिटर्न मिल रहा है 109 रुपए का, तो 1 रुपए तब भी है माइनस में गए ना, तो वो होता है इन्फ्लेशन रेट। इसीलिए बोलते हैं ना, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। महंगाई के कारण क्या होता है, स्टॉक मार्केट कई बार अपोजिट भी रिएक्ट करता है, ठीक है। फिर होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क रिस्क क्या होता है कि आप अगर बॉन्ड इंटरेस्ट रेट को, जैसे आरबीआई या यूएस में फेड अगर रेट बढ़ाते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, तो उससे क्या होता है, बॉन्ड का जो प्राइस होता है वो डिक्रीज होता है। ये याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आता है। और अगर इंटरेस्ट रेट कम करते हैं, आरबीआई या फेड जो है कम करते हैं, तो बॉन्ड का जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड होते हैं उसके प्राइस इंक्रीज होते हैं। तो इनवर्स रिलेशन होता है इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइस का। ये याद रखिएगा, जस्ट उल्टा रिएक्ट करते हैं ये एक दूसरे से, ठीक है। ये रिस्क याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चंस आते हैं, मार्केट रिस्क, क्रेडिट, लिक्विडिटी, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट रिस्क, ठीक है। फिर रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, अगर हमको लग रहा है कि किसी भी स्टॉक में या कहीं भी हमको रिस्क ज्यादा लग रहा है, तो पहली चीज जो अपन करते हैं वो क्या करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन। यानी कि सभी स्टॉक्स में, एक स्टॉक में या एक ही जगह इन्वेस्टमेंट ना करके हम डिफरेंट टाइप के, यानी कि आप, हमारे पास 100 रुपया है मान लीजिए, तो 50 रुपए हमने स्टॉक में लगा दिया, 20-30% अपन ने डेप्ट में लगा दिया, डेप्ट फंड में जो सिक्योर होते हैं, और बाकी का 20% जो है उसमें हमने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर दिया या रियल एस्टेट में कर लिया। तो ये होता है डाइवर्सिफिकेशन करना, डाइवर्सिफाइड करना अपने पोर्टफोलियो को, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हमको उतना रिस्क नहीं होता है जितना, केवल स्टॉक में आपने ले लिया कोई भी 100 का 100 और अचानक से मार्केट गिर गया, तो आपका 100 का आधा हो गया पैसा, तो ये ज्यादा रिस्क है। अगर मैं डाइवर्सिफाइड करके रखूं तो उसमें कम रिस्क है। अगर मैं स्टॉक में ही ले रहा हूं तो केवल एक स्टॉक में ना लेके, कुछ स्टॉक मैंने आईटी के ले लिए, कुछ मैंने फार्मा के ले लिए, कुछ मैंने एफएमसीजी के ले लिए, ठीक है, कुछ मैंने ऑयल एंड गैस कंपनी के ले लिए, ठीक है, कुछ मैंने बैंक्स के शेयर ले लिए, तो ये डाइवर्सिफाइड मेरा पोर्टफोलियो हो गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन करना। असेट्स का एलोकेशन क्या होता है, असेट्स का एलोकेशन डिपेंड करता है कि हमारा गोल क्या है, हमको क्या चीज खरीदना है। साल भर बाद मेरे को आईफोन खरीदना है, मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, या साल भर बाद मेरे को टूर पे आउट ऑफ कंट्री जाना है, तो अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं ज्यादा रिस्क लूंगा, यानी कि मेरे पास, ठीक है, अगर मेरा शॉर्ट टर्म गोल है उसको कैसे भी अचीव करना है, तो मैं हायर रिस्क स्ट्रेटजी में जाऊंगा, जिसमें मेरे को पैसे मिले, ज्यादा मिले, नहीं मिले तो मेरा लॉस हुआ, ठीक है, लेकिन मेरा जो गोल है वो अचीव होना चाहिए, ठीक है। लेकिन वही मेरा गोल है कि मैं रिटायरमेंट के लिए पैसे जोड़ रहा हूं, तो मैं अपना रिस्क प्रोफाइल को कम करके चलूंगा, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद ना मेरे पास बिजनेस होगा ना मेरे पास नौकरी होगी, तो मैं क्या करूंगा, अपना रिस्क को मिटिगेट करके, यानी कि रोक के चलूंगा, कम से कम रिस्क लूंगा कि मेरा प्रिंसिपल अमाउंट भी बचा रहे, और मेरे पास जो है टाइम फ्रेम भी बड़ा है,
तो मैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट में करूं कि मेरे को साल में 10%, 12% जो भी है मिनिमम उतना मिलते रहे। ज्यादा रिस्क के चक्कर में नहीं रहूंगा कि मुझे साल भर में डबल चाहिए, कि साल भर में 50% चाहिए, 100% चाहिए, ऐसा नहीं। ठीक है, इसको बोलते हैं असेट लोकेशन। रिस्क प्रोफाइल के ऊपर होता है। अगर आपकी कैपेसिटी है कि आप हायर रिस्क ले सकते हैं तो वो अलग चीज है। मीडियम रिस्क वालों के लिए अलग है। नो रिस्क नो रिटर्न, ये भी याद रखिएगा। हेजिंग, हेजिंग कैसे करते हैं? डेरिवेटिव जो होते हैं उसका यूज करते हैं अपन हेजिंग के लिए। डेरिवेटिव यानी कि ऑप्शन या फ्यूचर का यूज करते हैं कि हमारा जो पोर्टफोलियो है उसको किसी भी अनवांटेड मार्केट के अप एंड डाउन से बचाने के लिए हम डेरिवेटिव ऑफ एफएनओ का यूज करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस का, कि वहां से हम अपने पोर्टफोलियो को सेव कर सकें। ठीक है। रेगुलर मॉनिटरिंग, अपना इन्वेस्टमेंट को रेगुलर पीरियडिकली अपन देखते हैं, जिसमें हमको लगता है कि भाई इसमें रिस्क ज्यादा है, इसमें रिटर्न हमको कम मिल रहा है, रिस्क ज्यादा है ना, या मार्केट वो शेयर गिर रहा है, या उसमें हमको रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो हम रिव्यू करते हैं, वहां से एग्जिट करके ऐसी जगह एंट्री लेते हैं जहां पे हमको रिटर्न की संभावना ज्यादा से ज्यादा लगे। ठीक है, ये होता है रिस्क मैनेजमेंट। ये चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन मैंने पहले बोला है आपको कि चैप्टर 1 to 4 आपको डिटेल में पढ़ना है अगर आपको 65 से ऊपर स्कोर करना है तो। अब ये जो है बिहेवियर बायस इन इन्वेस्टमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चार में से तो आते ही हैं क्वेश्चन। ये चार जो पॉइंट है यहां से क्वेश्चन आते ही हैं। हेजिंग, हेजिंग का मैं एग्जांपल, जैसे मेरा पोर्टफोलियो है 10 लाख रुपए का है। अब मुझे लग रहा है कि मार्केट यहां से गिर सकता है, तो 10 लाख के पोर्टफोलियो को बचाने के लिए मैं क्या करता हूं कि जो निफ्टी इंडेक्स है, अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट गिर सकता है तो मैं इंडेक्स को क्या करूंगा? सेल कर दूंगा। निफ्टी फ्यूचर या सेंसेक्स फ्यूचर को मैं सेल कर दूंगा। ठीक है, निफ्टी या सेंसेक्स जो भी है उसको मैं सेल कर दूंगा। लेकिन यहां पे एक चीज बता रहा हूं, हाँ मैं इसका नोट्स जरूर करूंगा, आपको शेयर करूंगा। ठीक है, तो निफ्टी फ्यूचर को मैं सेल करूंगा, लेकिन अभी यहाँ पे डिटेल नहीं है। लेकिन मैं आपको इसके लिए प्रैक्टिकल बता देता हूं। उसमें मेरे को बीटा जो है ना, बीटा, उसको न्यूट्रल करना होता है। जैसे मेरे पोर्टफोलियो का बीटा 2 है या 1 है, तो मुझे निफ्टी भी उसी रेशो में सेल करना होगा। समझ गए? बीटा एक होता है फैक्टर, उससे मुझे, जैसे मेरा मेरा पोर्टफोलियो का बीटा है 2, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं ना, तो मुझे निफ्टी भी उसी रेशो में सेल करना होगा कि बीटा मेरा 2 रहे। ठीक है, निफ्टी का भी बीटा 2 रहे। वरना अगर इसका रेशो इक्वल नहीं हुआ ना, तो आप तो सेल कर दिए लेकिन आपको फिर भी लॉस देखने को मिल सकता है। तो ये बहुत, बीटा एक बहुत बड़ा चैप्टर है जो इक्विटी डेरिवेटिव की क्लास में मैं अच्छे से पढ़ाया भी हूँ। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल मैंने बता दिया कि बीटा भी न्यूट्रल करना पड़ता है। आता है कई बार, बहुत अच्छा है ना। देखिए बेनिफिट किसी भी नंबर का नहीं होता। आप 80% लाएं या 50% लाएं, बस ये है कि नॉलेज कितना गेन किया वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर आपने नॉलेज अच्छा गेन किया है तो आप 80 लाइए, 100 लाइए, वो ज्यादा अच्छी चीज है। ठीक है, तो बिहेवियर बायस क्या होता है? ये यहां से ये चार से क्वेश्चन आते हैं। लॉस एवर्जन, यानी कि जो इन्वेस्टर है उसको लॉस का ज्यादा डर होता है। ठीक है, लॉस से ज्यादा डरता है, और उसको एज कंपेयर टू जितना वो गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो लॉस एवर्जन, उनको कैसे भी लॉसेस देखना पसंद ही नहीं है। हमेशा वो क्या देखना चाहते हैं? गेन देखना चाहते हैं। लेकिन गेन कब दिखेगा? अगर आपका स्टॉक नीचे जा रहा है तो आपको पसंद नहीं आ रहा है, बहुत डर है कि लॉस होगा, लॉस होगा, आप कभी इन्वेस्टमेंट ही नहीं किए। सेकंड होता है हर्ड मेंटेलिटी, यानी कि आप मार्केट के ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं लेकिन विदाउट एनालिसिस। आप मार्केट को एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, केवल मार्केट के ट्रेंड को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, हेलो प्रणव जी।
ओवर कॉन्फिडेंस, आप ओवर कॉन्फिडेंस में हैं। बहुत सारे लोग ओवर कॉन्फिडेंस के कारण आप मार्केट में लॉस करते हैं। आप अपनी जो स्किल है, इन्वेस्टमेंट स्किल, उसके ऊपर इतने कॉन्फिडेंस हैं कि आपको मार्केट कहाँ जा रहा है उससे मतलब नहीं है, मार्केट क्या दिखा रहा है उससे मतलब नहीं है, केवल आपको लग रहा है कि मैं ही शक्तिमान हूं, मैं ही बलवान हूं, मुझे सब आता है। फिर होता है एंकरिंग बायस। ठीक है, यानी कि आपका जो पास्ट इन्वेस्टमेंट प्राइस है, आपने पास्ट में जिस प्राइस पे इन्वेस्टमेंट किया था उस पे आपको ज्यादा बिलीव है। ठीक है, उसको एंकरिंग बायस बोलते हैं। यहां से क्वेश्चन आते हैं, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, चारों चीजें समझ में आ गई, लॉस एवर्जन, हर्ड मेंटलिटी, ओवर कॉन्फिडेंस, एंकरिंग बायस। चलिए, कुछ समझ नहीं आएगा तो पूछिएगा। फिर रिस्क, पहला चीज, आपको अगर नीड टू टेक अ रिस्क बेस्ड ऑन रिक्वायर रिटर्न टू मीट अ गोल। एबिलिटी, आपकी एबिलिटी कितनी है रिस्क लेने की, बेस्ड ऑन और फिनेंशियल सिचुएशन, आपकी फिनेंशियल कंडीशन कैसी, तो आप कितना रिस्क ले सकते हो। ठीक है, विलिंगनेस टू टेक अ रिस्क, साइकोलॉजी कंफर्ट विथ रिस्क। ठीक है, आप कितना रिस्क लेने की इच्छा रखते हो वो आपके साइकोलॉजी कंफर्ट के ऊपर है। कई लोग, पैसे बहुत हैं लेकिन 1% स्टॉक नीचे गया। हाँ हाँ, कर रहा हूँ। हाँ, हार्ड मेंटलिटी एक बार और बता देता हूँ। ठीक है, आप मार्केट को ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, फॉलोइंग मार्केट ट्रेंड विदाउट एनालाइज। आप खुद से एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, आपको जो मार्केट में बताया जा रहा है केवल उसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, वो होती है हर्ड मेंटेलिटी। आप अपने ही ट्रेंड में कि नहीं, वो तो ऊपर जाएगा ही, एनालिसिस नहीं है आपका, फिर भी बस केवल इतना बोल रहे हैं कि हाँ मार्केट तो ऊपर जाएगा ही, एनालिसिस नहीं किया आपने, बस मार्केट में एक ट्रेंड बना लिया, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, क्या जाएगा। लेकिन आपकी एनालिसिस नहीं है उसमें, आपने सही से एनालिसिस नहीं किया है, कुछ देखा ही नहीं है, बस ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो मार्केट को। ठीक है, इसलिए एनालिसिस बहुत जरूरी है। विदाउट की जगह ना एनालिसिस होना चाहिए, तब ये हर्ड मेंटलिटी नहीं कहलाएगी। ठीक है, रिस्क क्या होता है, रिस्क, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, आपका गोल क्या है, लॉन्ग टर्म गोल है, शॉर्ट टर्म गोल है, मीडियम टर्म, उसके अनुसार आपकी फिनेंशियल सिचुएशन जैसी रहेगी उसके अनुसार आप रिस्क लेंगे। और विलिंगनेस टू टेक, यानी कि आप कितनी रिस्क ले सकते हैं। आपके पास 10 लाख रुपए है लेकिन आपको 500 रुपए के रिस्क में आपको डर लगने लगता है कि 10 लाख रुपए में से मेरे 500 रुपए चले गए, तो वो साइकोलॉजिकल कंफर्ट है कि नहीं आपका रिस्क में। ठीक है, असेट्स अलोकेशन कैसा होता है, आपके पास पैसे हैं तो आप कैसे करेंगे रोल, जैसे आपका लॉन्ग टर्म गोल है, लॉन्ग टर्म असेट मिक्स, तो उसमें क्या होता है, 60% इक्विटी, 40% डेट फॉर अ वेल्थ क्रिएशन। ठीक है, दूसरा होता है टेक्टिकल असेट्स एलोकेशन, यानी कि डायनेमिक, यानी कि आपको अपनी इक्विटी एलोकेशन बढ़ानी है जब मार्केट अंडर वैल्यू है। ठीक है, एडजस्टमेंट करना है असेट एलोकेशन का बेस्ड ऑन मार्केट अपॉर्चुनिटी, आपको मार्केट में जैसे अवसर मिल रहे हैं उसके अनुसार आपको आपका असेट एलोकेशन चेंज करना है। जैसे एग्जांपल क्या है कि आप इक्विटी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि मार्केट आर अंडर वैल्यू। ठीक है, इसको बोलते हैं टेक्टिकल असेट्स एलोकेशन या डायनेमिक एलोकेशन। ठीक है, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग, तो इसमें क्या होता है, रीस्टोरिंग असेट एलोकेशन वे मार्केट मूवमेंट शिफ्ट प्रोपोर्शनली। ठीक है, इसमें आपको हेल्प मेंटेन ओरिजिनल रिस्क रिटर्न ऑब्जेक्टिव, आपको पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना है, यानी कि वो स्टॉक जिसमें आपको रिस्क ज्यादा लग रहे हैं वहां से निकलना है, ऐसे स्टॉक जो आने वाले समय में अच्छा अवसर दे सकते हैं
उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग होता है। कई बार पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग बड़े बड़े जो DII FIIs करते हैं, तो देखिएगा कि वो एक मुश्त में किसी भी स्टॉक से, सुनने में आता है कि बड़े अमाउंट में उन्होंने सेल कर दिया, या बड़े अमाउंट में वो इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। ठीक है, किसी स्टॉक से निकल गए, किसी दूसरे स्टॉक में एंट्री ले लिए, लेकिन प्रॉपर एनालिसिस के साथ वो आते हैं। ठीक है। फिर क्या है, व्हाट इज म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड क्या है? अ पूल इन्वेस्टमेंट व्हीकल वेयर प्रोफेशनल मैनेज इन्वेस्टर्स फंड। आपके पैसे को कौन मैनेज कर रहा है? प्रोफेशनल्स। ठीक है, फंड मैनेजर्स जिनकी डिग्री है CFA, है ना, या टॉप बिजनेस स्कूल से जो पढ़े हुए हैं, जिनके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस है, वो म्यूचुअल फंड में आपके पैसे को मैनेज कर रहे हैं। अब पूल इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स, ठीक है, जैसे कि फंड्स आर इन्वेस्टेड इन मिक्स ऑफ स्टॉक, बॉन्ड एंड अदर सिक्योरिटीज। अदर सिक्योरिटीज यानी कि गोल्ड भी है, ठीक है, सिल्वर भी आगे आ चुका है क्या, हाँ, ETF भी है, स्टॉक, बॉन्ड्स, गोल्ड, कमोडिटीज भी है। ठीक है, और इंडिया में हो तो ठीक है, फॉरेन के भी जो स्टॉक्स हैं उनमें भी इन्वेस्टमेंट होता है म्यूचुअल फंड के द्वारा। ठीक है। सेकंड होता है म्यूचुअल फंड के टाइप। यहां से क्वेश्चन आता है दोस्त, ध्यान से देखिएगा। ओपन एंडेड होता है, और एक होता है क्लोज एंडेड। तीसरा होता है इंटरवल फंड। ओपन एंडेड जिसका कोई मैच्योरिटी नहीं होता, याद रखिए ध्यान से एक बार फिर, आप जब चाहे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जब चाहे रिडीम कर सकते हैं। ठीक है, ओपन एंडेड, याद रखिएगा क्वेश्चन आएगा। ओपन एंडेड इसका कोई मेच्योरिटी नहीं होता, कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट होता है इसमें, जब चाहो करो, जब चाहो रिडीम कर लो। क्लोज एंडेड का फिक्स मेच्योरिटी होता है, जो डेट है ना वहां पे, लेकिन ये ट्रेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। स्टॉक एक्सचेंज में आप चाहो तो उसको सेल कर सकते हो, लेकिन मैच्योरिटी में ही आपको फुल अमाउंट मिलेगा, रिडीम होगा वो। उससे पहले आप रिडीम नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं क्लोज एंडेड। ठीक है। इंटरवल फंड क्या होता है? जिसमें पीरियडिक रिडेम्पशन होता है। आपको टाइम बताया जाएगा कि ऐसा नहीं है आज कर लिया परसों, उसका एक टाइम रहेगा फिक्स, जब तब आप रिडीम कर पाओगे। क्लियर? यहां से क्वेश्चन आएगा, तो प्लीज अगर ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, इंटरवल फंड समझ में आया तो प्लीज चैट बॉक्स में यस लिख के बता दीजिए, ये भी मेरे लिए बहुत होगा। क्वेश्चन आते हैं ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड से, इंटरवल फंड से। ठीक है, ओके, वेरी गुड। इंटरवल यानी कि आपको रिडीम जो होता है ना, आपने म्यूचुअल फंड खरीदा, लेकिन आपको उसका रिडीम जो है वो हो सकता है 3 महीने बाद दे, या मंथ के आखिरी में दे, लास्ट मंथ के लास्ट वीक में आपको रिडीम करने बोले। ठीक है, वो इंटरवल होता है। रिकॉर्डिंग मिलेगा, हाँ, लेकिन यहाँ पे फोकस रहिए। लाइव क्लास मेरे ख्याल से पूरे पूरे देश में कोई नहीं लेता होगा। मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ, चाहता तो मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर देता, आप देखते रहिए जब आपका मर्जी है। लेकिन लाइव क्लास में उन स्टूडेंट को बहुत बेनिफिट मिलेगा जिनको बेस अपना स्ट्रांग करना है, बेसिक से सीखना है, हर चीजों को, छोटी छोटी चीजों को सीखते हुए आगे बढ़ना है। आज से करीबन 7-8 साल पहले, 2016 नहीं 2015 में मैंने भी स्टार्ट किया था, तो ये म्यूचुअल फंड का एग्जाम से ही स्टार्ट किया था अपना करियर, यही एग्जाम था। ठीक है। तो एक होता है कि आपको बेसिक जो नॉलेज है यहाँ से मिलेगा, फिर धीरे धीरे आप जैसे जैसे आप नॉलेज गेन करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के अनुसार आपके फंड भी अलग होते हैं। इक्विटी फंड में हायर रिस्क होता है, हायर रिटर्न होता है। डेब्ट फंड जो होते हैं म्यूचुअल फंड के, उसमें रिटर्न स्टेबल होता है, रिस्क लोअर होता है डेब्ट में। हाइब्रिड फंड होते हैं ना, वो इक्विटी और डेब्ट दोनों का मिक्स होता है, उसको हाइब्रिड फंड बोलते हैं। यस, ये 8:30 तक। ठीक है। हाँ, तो इक्विटी यानी कि
हाँ, आपका जरूर निकलेगा ओमकार सर। आपको आपको चैप्टर 1 to 4 पूरा डिटेल में पढ़िएगा, और ये जो नोट्स मैंने दिया है इसको इससे रिवीजन करिएगा। ठीक है। तो ये 3 टाइप के फंड हो गए, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, इक्विटी, डेब्ट एंड हाइब्रिड। फिर होता है स्पेशलाइज म्यूचुअल फंड, जो कि आपके स्पेसिफिक इंडस्ट्री के ऊपर बेस होता है, सेक्टोरियल या थीमेटिक फंड होते हैं। फिर होता है ईएलएसएस फंड, टैक्स सेविंग फंड, जो कि आपको 80C के तहत टैक्स बेनिफिट दिलाता है, ईएलएसएस। ठीक है। एडवांटेज क्या है म्यूचुअल फंड का? प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है। प्रोफेशनल बड़े लोग, बड़े हाईली एजुकेटेड और हाईली एक्सपीरियंस लोग मैनेज करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन होता है। आपका रिस्क जो होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि मल्टीपल सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट होता है। लिक्विडिटी होती है, रिडीम आप जब करना चाहे तब आप रिडीम कर सकते हैं। ठीक है। यस। ओके। अफोर्डेबल होता है, स्मॉल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, 500 रुपए से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं वाया एसआईपी। एसआईपी मीन्स होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ग्रोथ ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इन इंडिया, इंक्रीजिंग अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, राइजिंग पार्टिसिपेंट थ्रू एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इम्प्रूव रेगुलेशन फॉर इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। यानी कि रेगुलेशन को हर साल इंप्रूव किया जा रहा है कि इन्वेस्टर बचे रहें। अगर इन्वेस्टर रहेगा तभी तो मार्केट रहेगा। ठीक है। तो ये हो गया ग्रोथ। इतना जो मैंने पढ़ाया, यहीं से कम 10-12 क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर लीगल टर्म्स क्या होते हैं, इसको बहुत लाइन से पढ़ते हैं। म्यूचुअल फंड की स्थापना कैसे हुई थी? सेटअप एज ट्रस्ट अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। ठीक है। ये याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है। एक होता है स्पॉन्सर, जो होता है प्रमोटर ऑफ म्यूचुअल फंड। ठीक है। जो उसको सेट करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेटिंग इट अप। ठीक है। स्पॉन्सर, ये सब क्वेश्चन आते हैं ना, यहां से बता देता हूं। फिर होता है ट्रस्टी, जो कि ओवरसाइट अथॉरिटी होता है प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर इन इंटरेस्ट, उसको बोलते हैं ट्रस्टी। फिर होता है असेट्स मैनेजमेंट कंपनी, जो कि फंड को मैनेज करते हैं। ठीक है। कस्टोडियंस, यहां से आएगा कस्टोडियन, जो सिक्योरिटीज को होल्ड करते हैं और इंश्योर करते हैं सेफ कीपिंग, यानी कि आपके आपका जितना भी सिक्योरिटीज है वो सेफ है, उसको कोई भी छू नहीं सकता, या कोई भी उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, या कोई सेल नहीं कर सकता जब तक आप नहीं चाहते। वो कस्टोडियन का काम होता है। ठीक है। एसेट मैनेजमेंट का काम होता है मैनेज करना। ट्रस्टी का काम होता है इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। स्पॉन्सर का काम होता है प्रमोटर ऑफ द म्यूचुअल फंड, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं पूरे सेट करने का। ठीक है, म्यूचुअल फंड को। रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, आरटीए का फुल फॉर्म भी पूछता है ना, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, जो इन्वेस्टर के रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ एएमसी, यस। रिसर्च एनालिस्ट तो उसका एक अलग एग्जाम है। एनआईएसएम तो वो केवल एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। 3.2 को एक बार और रिपीट करूं? ओके, क्या चीज को रिपीट करना है ये बता दीजिए बस। यहां से क्वेश्चन आएगा, आपने बहुत सही किया है। स्पॉन्सर यानी कि जो प्रमोटर होते हैं म्यूचुअल फंड के। ट्रस्टी यानी कि जो इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। असेट मैनेजमेंट कंपनी एएमसी, जो मैनेज करती है फंड इन्वेस्टमेंट को। कस्टोडियन वो होते हैं जो सिक्योरिटीज को होल्ड करते हैं और उसको सेफ कीप रखते हैं। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ एएमसी, पहला होता है फंड मैनेजमेंट टीम, जो एनालिस्ट और फंड मैनेजर इंक्लूड होते हैं फंड मैनेजर टीम में। कंप्लायंस ऑफिसर कौन होता है? जो रेगुलेटरी कंप्लायंस को कंप्लीट करे। ऑपरेशनल टीम कौन होती है? जो हैंडल करे फंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। रोल ऑफ एएमएफआई, एएमएफआई का भी फुल फॉर्म पूछता है कई बार, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। ये होती है सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी फॉर म्यूचुअल फंड, जो कि इथिकल स्टैंडर्ड्स सेट भी करती है। ठीक है।
और बहुत सारे इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम भी कंडक्ट कराती है ऑल ओवर इंडिया। वो AMFI ही कराती है, एम्फी भी बोलते हैं जिसे। प्रीवियस ईयर प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर्स के कोई फायदे नहीं है। जब तक आप बुक को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के कोई फायदे नहीं है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन नहीं आते हैं। हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं या पैटर्न चेंज हो जाता है। ठीक है। बट आई मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, लेकिन पढ़ाई के बाद, जब अपन पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद अपन MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। किसी भी दिन ब्रेक लेकर एक दिन MCQ के लिए भी मैं टाइम दूंगा। ठीक है, ये चैप्टर 3 का इंपॉर्टेंट हो गया। फिर ये देखिए यहाँ लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सबसे इंपॉर्टेंट, इसको लोग भूल जाते हैं। ठीक है। तो पहला होता है सेबी, जो म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करते हैं, सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। RBI किसको मैनेज करता है? बैंकिंग एंड मनी मार्केट को। IRDAI किसको मैनेज करते हैं? इंश्योरेंस प्रोडक्ट को। PFRDI पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट, PFRDA पेंशन फंड रेगुलेशन डेवलपमेंट ऑफ अथॉरिटी। ये एक मिनट बता रहा हूँ। पेंशन फंड रेगुलेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये होता है जो रेगुलेट करते हैं पेंशन फंड को। ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी आता है PFRDA। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको फिर से बता देता हूं, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है। इसका फुल फॉर्म आता है, याद रखिएगा, ये चार में से एक ना एक तो आएगा ही आएगा। बहुत इजी है। सेबी करता है म्यूचुअल फंड को, RBI करता है बैंकिंग एंड मनी मार्केट को, IRDAI करता है इंश्योरेंस प्रोडक्ट को, और पेंशन फंड को रेगुलेट करता है PFRDA। ठीक है। यस। सेबी का रोल क्या है म्यूचुअल फंड में? प्रोटेक्ट इन्वेस्टर थ्रू सेबी रेगुलेशन 1996, ये आता है। कौन इन्वेस्टर को कैसे प्रोटेक्ट करना है? सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996 के थ्रू। ठीक है। इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन डिस्क्लोजर एंड फेयर प्रैक्टिस, ये सेबी का रोल है। सेबी के रेगुलेशन क्या है? जैसे इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शन, डाइवर्सिफिकेशन फॉर रिस्क कंट्रोल, नो एक्सेसिव एक्सपोजर टू सिंगल सिक्योरिटी, यानी कि आप किसी भी एक सिक्योरिटीज में एक्सेसिव, यानी कि आप पूरा फंड या मैक्सिमम फंड इसमें आप केवल एक सिक्योरिटी या एक स्टॉक में नहीं लगा सकते, या कोई भी सिक्योरिटी या डेप्थ में भी नहीं लगा सकते। आपको डाइवर्सिफिकेशन करना है, यानी कि आपकी एक लिमिट है कि आप उतने ही लिमिट में 10%, 20%, एक लिमिट जो तय है, उतने ही पैसे आप पर्टिकुलर एक स्टॉक में लगा सकते हैं। NAV क्या होता है? NAV क्या होता है? इसका फुल फॉर्म आता है नेट असेट्स वैल्यू। ठीक है। नेट असेट्स वैल्यू से आप अपने म्यूचुअल फंड के NAV का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, नेट असेट्स वैल्यू। यस। ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछते हैं, और इसको आप जब चाहें तब देख सकते हैं। तो ये कैलकुलेट ट्रांसपेरेंटली होता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई भी कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, यानी कि फंड परफॉर्मेंस आपका रिपोर्ट देना है। और पोर्टफोलियो होल्डिंग, आपने पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक्स आपने रखे हैं उसको भी पीरियडिकली आपको डिस्क्लोज करना है। कौन से स्टॉक आपने एग्जिट कर लिया, किसमें आपने एंट्री ली। ठीक है। AMFI का कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? इथिकल सेलिंग प्रैक्टिस फॉर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। आपने इथिकल सेलिंग की है ना, ये आपको देखना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि आपने लोगों को डबल पैसा डबल वाली स्कीम बोल के सबको म्यूचुअल फंड बेच दिया,
तो ये सब इथिकल होना चाहिए। आपको उनको रिस्क भी बताना है, उसको रिवॉर्ड भी बताना है, कौन कौन से स्टॉक में आप कौन से फंड में आप पैसे डालने वाले हो ये बताना है। ऐसा नहीं कि पैसा डबल करके आपने बेच दिया। और कमीशन में भी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ये एएमएफआई का कोड ऑफ कंडक्ट है। अब देखिए, ये बहुत छोटी सी चीज है, इन्वेस्टर ग्रीविनेंस रिड्रेसल। ये दो चीजों में होता है ना। पहला सेबी के स्कोर प्लेटफॉर्म में, इसको याद रखिएगा, आएगा कभी ना कभी तो देगा ये क्वेश्चन। सेकंड, एएमएफआई डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। ये दो चीजों में आप कंप्लेन अपनी डाल सकते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये आएगा ही आएगा, स्कोर या तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म का, ये आएगा ही आएगा चैप्टर 4 से। रेगुलेटरी फ्रेम रिफॉर्म क्या है? सेबी टाइम टू टाइम अपने मल्टीपल सर्कुलर निकालती है कि वो ट्रांसपेरेंसी मार्केट में बनाए रखे, म्यूचुअल फंड में भी बनाए रखे, और आपके आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको प्रोटेक्ट कर सके, और फंड के मिसमैनेजमेंट को रेगुलेट कर सके। आपके फंड मिसमैनेज नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये जितने भी चैप्टर 4 तक मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आप लोगों से शेयर कर दिए। अगर मैं इसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों से शेयर कर दूंगा तो प्लीज अपने सभी फ्रेंड सर्कल्स पे, और जितने भी लोग हैं आपके क्लोज फ्रेंड्स, फैमिली, सबसे शेयर करिएगा। इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन भी है। जब भी आप इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में करेंगे तो ये सब जानकारी आपको होना चाहिए। ठीक है।